रेलवे ग्रुप डी 2018 के क्षेत्रमिति मेंसुरेशन पर जो भी इंपॉर्टेंट सवाल थे, आज उसका पार्ट 3 है। और सही जाने तो इस तरह के सवालों को जानना जरूरी है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला सवाल जो इस परिप्रेक्ष्य में आया था, किसी समकोण त्रिभुज के दो संलग्न भुजाएं 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर लंबी है, इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो कहने का मतलब है यही है कि ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका एंगल बी 90 डिग्री का है। इसकी एक भुजा जैसे बताया गया है 1.5 सेंटीमीटर है और दूसरी भुजा 2 सेंटीमीटर है। और देखिए ये आपका 18/9/2018 के शिफ्ट 3 में आया हुआ था। अब पूछा है कि इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले समझ लें कि परिवृत्त क्या है। परिवृत्त का मतलब, ये कहने का मतलब यही है कि ये एक क्या कहते हैं, वृत्त है जो इस त्रिभुज के तीनों जो शीर्ष कोण है, शीर्ष बिंदु है, वो इसकी परिधि को टच करता है। तो परिवृत्त का मतलब होता है किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदुओं से खींची गई एक वृत्त। और देखें इस वृत्त में, देखिए AC जो है वो आपका डायमीटर है, व्यास है। तो और इसका अगर मध्य बिंदु P हम मान लेते हैं तो यही इसका केंद्र है। और हमें अगर इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो सीधी सी बात है, हमें R मतलब त्रिज्या का मान जानना होगा, क्योंकि हमारा जो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का तरीका है उसका जो सूत्र है वो पाई R² होता है। तो चलिए हम सबसे पहले जो है इस त्रिभुज के मतलब समकोण त्रिभुज के, चूंकि AB और BC दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, आधार दिया है, हमें AC मतलब कर्ण का माप निकालना है। क्योंकि इसे निकालेंगे, इसे आधा कर देंगे तो हमें केंद्र मिल जाएगा और उससे त्रिज्या मिल जाएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं। AC बराबर पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, देखिए आधार का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर मतलब 1.5 का स्क्वायर, और इसका वर्गमूल कर लेते हैं तो फिर ये हमें क्या मिल जाता है, कर्ण का जो है हाइपोटेनस का हमें लंबाई मिल जाता है। और इसे जब करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 1.5 मतलब 15 को 15 से गुना करेंगे 225, यहाँ 2.25 होगा। 4 और 2.25 बराबर 6.25, और इसका वर्गमूल जब करेंगे ये बराबर 2.5 होगा। क्या है कि 25 से 625 होता है। अब देखिए मुझे AC का मिल गया, मतलब डायमीटर का मिल गया है हमें, ये व्यास है, और इसके लिए इसकी जो मध्य बिंदु मैं पकड़ लेता हूं ये P है। तो AP का मान जो होगा AC का आधा होगा, मतलब 2.5 को 2 से भागा देंगे तो बराबर 1.25 होगा। अब हमें देखिए त्रिज्या का मान निकल गया, और किसी वृत्त के त्रिज्या का मान अगर होता है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई R²। पाई का मतलब 22/7 हुआ, और हमें 1.25 इंटू 1.25 दो बार गुना कर देंगे, और ये बराबर जो होगा आपका मान ये होगा 1.5625। ये गुणा करने के बाद ये मान इसका निकलेगा। इस तरह से ये जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का जवाब हुआ। तो आशा करता हूं कि ये सवाल आप संपूर्ण रूप से समझ चुके होंगे। इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, इसे जरूर नोटबुक में लिखेंगे और इसे बनाएंगे।
चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। बोलता है एक त्रिभुज एबीसी में डी ई एफ तीन, देखिए तीन बिंदु है, तीन भुजा, त्रिभुज का तीन ही भुजा होगा ना, बीसी सी ए और ए बी के मध्य बिंदु है। तो चलिए पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए त्रिभुज बन गया। अब देखिए इसके तीन मध्य, इसका नाम दे दिया ए बी सी, जैसे बोला हुआ है ए बी सी त्रिभुज है हमारा, हमने त्रिभुज ए बी सी नाम दे दिया। अब इसके तीन मध्य बिंदु है। चलिए ये एक मध्य बिंदु बनाया, ये दूसरा मध्य बिंदु है, ये तीसरा मध्य बिंदु है। तो कहने का मतलब ये तीन मध्य बिंदु है। एक का नाम डी है, एक का नाम ई है, एक का नाम एफ है। अब बोलता है बीई, बीई, चलिए मिला देते हैं बीई। ये देखिए बीई मिल गया। और डी एफ, और डी एफ, ये डी और एफ एक दूसरे को एक्स पर काटती है, तो डीएफ खींचा हमने और यहां पर ये काट रही है, तो इसका नाम एक्स दिया हुआ है, तो हमने एक्स पर काटती है एक्स बनाया। अब देखिए डीई, डीई ये भुजा है डीई, तो चलिए इसको मिला देते हैं डीई। और क्या बोलता है सी एफ, सी एफ। आपको घबराना नहीं है, इस तरह के सवाल जो है बहुत ही हल्के होते हैं, और जैसे जैसे बोला गया है वैसे वैसे ही करना पड़ता है। सी एफ को चलिए मिला देते हैं, ये सी एफ मिल गया। अब देखिए क्या कहता है, डीई और सी एफ एक दूसरे को y पर काटते हैं। तो देखिए डीई ये भुजा था, सी एफ ये भुजा था, ये कट कहां रहा है, यहां पर एक दूसरे को काट रहा है, इसका नाम हम y दे देते हैं। अब देखिए पूछता क्या है, एक्स वाई का मान क्या होगा, ये x और y का मान क्या होगा। तो पहले हम चलिए E और F को मिला देते हैं। चलिए मिला दिए। अब देखिए सीधी सी बात है, अगर किसी त्रिभुज के दो संलग्न भुजाओं को के मध्य बिंदु को मिलाया जाए, वो त्रिभुज के तीसरे भुजा का आधा होता है, ये तो आपको पता है। फिर से बोल देता हूं, किसी त्रिभुज के अगर दो मध्य बिंदुओं को, दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जाता है, तो वो जो है तीसरे भुजा के लंबाई के आधे के बराबर होता है। तो कहने का मतलब ये है, और उसी तरह ये भी, चूंकि आपका जो त्रिभुज, अब दूसरा त्रिभुज एफ डी ई है, इसका भी ये एक्स जो है मध्य बिंदु है एफ डी का, इसी तरह ईडी का मध्य बिंदु वाई है। तो इस त्रिभुज जो है एफ डी ई, इस त्रिभुज के अगर दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जाता है तो ये एफ ई का आधा होगा। तो कहने का मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, त्रिभुज एबीसी में ई एफ जो है, चूंकि ये दो मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु एफ है, एसी का मध्य बिंदु ई है, ये हमें दिया गया है, तो हम ई एफ बराबर बोल सकते हैं 1/2 बीसी, मतलब बीसी का आधा होगा। और चूंकि इस त्रिभुज के तीनों मध्य बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज बनती है, उस त्रिभुज को बीई और सीएफ जो है ईडी और डीई के मध्य बिंदु से निकलेगी, ये भी एक सिद्धांत है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि एक्स वाई जो होगा, एक्स वाई जो मध्य बिंदुओं का होगा वो ईएफ का आधा होगा। ये छोटी सी बात है। अब देखिए हमें क्या बोला हुआ है, एक्स वाई बराबर कितना होगा, और एक्स वाई का संपर्क देखिए यहां पर ऑप्शन में बीसी के साथ दिया हुआ है। हम देख रहे हैं ईफी जो ईएफ जो है बीसी का आधा है, और एक्स वाई बराबर ईएफ का आधा है,
तो मतलब EF, और अगर हम XY में संपर्क निकालना चाहें तो क्या होगा, 1/2 गुने 1/2 बराबर 1/4 BC। तो XY हम बोल सकते हैं 1/4 BC। इस तरह ऑप्शन 3 जो है इसका उत्तर होगा। यह सवाल जो है आपका 19/9/2018 में शिफ्ट 1 में आया हुआ था। आशा करता हूं कि यह भी सवाल आप समझ चुके होंगे। आपको लगता होगा कि ये थोड़ी हाई लेवल का, ऐसा कुछ नहीं है बंधु। इसे आप जरूर फेयर करें और इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, फिर तो सवाल देख के बिना कुछ किए आप समझ सकते हैं कि इसका जवाब क्या होगा। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। बोलता है एक समबहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोणों का अनुपात 4:1 है। बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी? अब देखिए, अगर n भुजा वाले कोई सम बहुभुज है तो उसके अंतः कोणों का योग एक सूत्र है। अगर आप नहीं जानते हैं तो कृपया इस सूत्र को लिख लें, और सूत्र को लिखने के पहले थोड़ा सा बहुभुज के अंतः कोण और बाह्य कोण को समझ लें। ये देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 षष्ठ बहुभुज है, मतलब 6 भुजाओं से बनी हुई एक बहुभुज है। और इसके अंदर का ये सारे कोण जो है इसे अंतः कोण बोलते हैं, जो इस बंद क्षेत्र के अंदर की तरफ खुलती है। इसे हम क्या बोलते हैं? अंतः कोण या इंटीरियर एंगल बोलते हैं। और इस भुजा को अगर मैं बढ़ा दूं तो ये जो होता है इसे हम बाह्य कोण बोलते हैं। तो किसी भी बहुभुज का बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होता है। अंतः कोण नहीं, बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होता है। अंतः कोण का योग फॉर्मूला है 2n-2 इंटू 90। अब ये n क्या है? n है भुजाओं की संख्या, ठीक है ना। अगर मैं ये 6 भुजा है तो 6 - 2 कितना होगा? 4। 4 को 2 से गुना करूंगा 8। 8 9 8 नंग 72, तो मतलब ये 720 डिग्री होगा अगर 6 भुजा है। ठीक है ना। तो इस तरह से यहां n भुजा वाले का हमने ये सूत्र को लिख दिया। मैंने इसे पीले कलर में किया क्या है, दिखाने के लिए कि ये सूत्र है। तो अगर नहीं है तो आप इसे अपने नोटबुक में अवश्य लिख लें। 2 ही तो आपके इसमें क्या करते हैं, सूत्र होते हैं जिससे आप किसी भी बहुभुज का उत्तर निकाल सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्या है, बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होता है। मतलब किसी भी सम बहुभुज के बाह्य कोण जो है 360 डिग्री है। अब देखिए यहां पर क्या बोलता है, बहुभुज के आंतरिक कोण और बाह्य कोण, मतलब आंतरिक कोण बटे बाह्य कोण बराबर 4/1, 4:1। या हम आंतरिक कोण मतलब 2n-2 इंटू 90 इसको लिख देते हैं। आंतरिक कोण बटे बाह्य कोण, बाह्य कोण कितना है? 360, तो बटे का हमने सिंबल दिया, नीचे 360 लिखा, बराबर क्या बोला है? 4:1, मतलब 4/1। तो ये हमारा समीकरण आ गया। अब देखिए 90 डिग्री से हम अगर 360 डिग्री को काटते हैं तो 4 होगा, 4 9 36। 4 को यहां से इस 4 को गुना करेंगे तो 16 होगा। तो हमने और 2 को n से गुना कर दिया, 2n माइनस 2 दूनी 4 बराबर 90, तो यहां से कट गया था और 4 यहां था, 4 से किया 16। तो 2n-4 बराबर 16। अब -4 को इधर ले जाते हैं तो 16 4 20 हो जाएगा, तो 2n बराबर 20।
अगर 2n 20 है, 2 से 20 को काटेंगे 10 होगा, तो n बराबर 10। और n क्या है? n है समबहुभुज के भुजाओं की संख्या। तो हमें जो सवाल दिया गया है उसमें पूछा गया था बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है। n जो है सूत्र में बहुभुज के भुजाओं की संख्या है और n बराबर हमें 10 मिला है। तो मतलब ये जो सवाल दिया गया है इसमें भुजाओं की संख्या, जिन भुजाओं से ये बहुभुज बना है उसकी संख्या 10 है। इसलिए इसका जो विकल्प नंबर 3 वो इसका उत्तर होगा। ये सवाल आपका जो है 19/9/2018 के शिफ्ट 1 में आया हुआ था। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। बोलता है एक लंब वृत्तीय शंकु। देखो भैया, लंब वृत्तीय शंकु का कोई मतलब नहीं है, तो सीधी सीधी शंकु पकड़ो ना भाई। शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई क्रमशः, मतलब ऊंचाई 3√23 सेंटीमीटर है, तिरछी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। पहले हम इसका मतलब समझते हैं। ये देखो शंकु है, ठीक है ना। अब इसकी जो है ऊंचाई, जो देखो इसके इस वृत्त के केंद्र से सीधा जो ऊपर जाता है 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये ऊंचाई कितना है? 3√23। ये 3√23 लिखा गया, ये इसकी ऊंचाई है। और तिरछी ऊंचाई मतलब ये फनेल का ये पोर्शन जो है, ये तिरछी ऊंचाई है। ये तिरछी ऊंचाई 16 है। तो हमें, अगर आप बोलेंगे कि भाई मुझे शंकु तो मैंने पढ़ाई नहीं है, अरे क्या पढ़ना है भाई, यही तो दो बातें हैं इसके अंदर में। ऊंचाई 3√23 बता दिया है और तिरछी ऊंचाई 16 बता दिया है। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें पता करना है। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पता करने के लिए सबसे पहले जो हमें जरूरत है, चूंकि ये शंकु की ये ऊंचाई जो है, ये जो बिंदु है, ये बिंदु इस वृत्त का केंद्र होगा, ठीक है ना। ये बिंदु, यहां से ऊंचाई की ये बिंदु जो है, ये इस वृत्त का केंद्र होगा। तो हमें यहां से इसका मान निकालना है। जो हमारा ये जो पोर्शन होगा, ये इसको त्रिज्या बोलेंगे। इस त्रिज्या का मान अगर हम निकाल लेते हैं तो हम इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, जिसके ऊपर आधारित है इस शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब ये क्षेत्रफल। तो हमें पहले ये निकालना है। तो देखो, ये एक समकोण त्रिभुज है। ये जो हमारी कर्सर चल रही है, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण 16 है, जिसका लंब 3√23 है, और हमें आधार निकालना है। और यही आधार इस वृत्त का त्रिज्या भी है। तो हम सीधे सीधे लिखते क्या है, इसे r लिख दिया। अब हम निकालते हैं त्रिज्या स्क्वायर, आर स्क्वायर। ये देखो, ये आर स्क्वायर पाइथागोरस में क्या बोला गया है? कर्ण का स्क्वायर 16 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर माइनस 3√23 का स्क्वायर, मतलब त्रिज्या आर स्क्वायर बराबर 49 होगा। अब दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो आर बराबर क्या होगा? 7 सेंटीमीटर। देखो, हमें ये आर हमें 7 सेंटीमीटर मिल गया। अब हमें शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या निकलता है, इसका फॉर्मूला खाली कॉपी पे लिख लें, पाई आर एल। तो देखें, पाई आर एल, पाई तो 22/7 है, आर हमने अभी निकाला है, एल हमें दिया गया है। एल मतलब होता है तिरछी ऊंचाई। ये एच है, हाइट है, एल होता है तिरछी ऊंचाई। तो पाई आर एल का हम मान लगा देते हैं, 22/7 गुना आर बराबर, देखो आर जो है 7 सेंटीमीटर,
और एल जो है ये तिरछी ऊंचाई है, ये 16 होगा। ये 7 7 काट कट गया और 16 को 22 से गुना करेंगे। 16 दूनी 32 का 2 हाथ में रहा 3, 16 दूनी 32 और 3 35, 352 स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब ये 2 नंबर जो ऑप्शन है ये सही है। तो आपने देखा ये सवाल, अगर आप सोचते कि मुझे शंकु नहीं आता है तो शंकु के 2 सवाल करते हैं तो आपको ऐसे ही आ जाता है। और यहां पर आपने शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपने पाई आर एल लिख लिया। ये तो देखिए समकोण त्रिभुज, जब से आप क्षेत्रमिति पढ़ना शुरू किए हैं ये तो पाइथागोरस का फॉर्मूला बार बार यूज होता है, यहां भी ये इस्तेमाल हुआ है। तो ऐसे दिमाग को ब्लॉक मत कीजिए कि मुझे ये नहीं आता है। ये ऐसे जानते हुए भी आप बड़े आसानी से सवालों को करते हुए कि सब तरह के सवाल करने के लिए आप सक्षम हो जाते हैं। तो आज का जो है, अब एक और सवाल है, बोलता है 4.5 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर की भुजा वाले शीर्ष काटे जाते हैं। इस प्रकार बने अष्टभुज की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए एक्चुअली क्या बोला गया है, 4.5 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोण। देखिए प्रत्येक कोण, तो ये देखिए हम ये वर्ग ले लिए हैं, ये वर्ग है, ठीक है ना। चलिए इसको थोड़ा सा हम ये कर लेते हैं, पेन इस्तेमाल कर लेते हैं। ये वर्ग है जिसकी एल एम एन और ओ ये शीर्ष बिंदु है, ठीक है ना। ये वर्ग जो है ये 4.5 सेंटीमीटर की भुजा का वर्ग है। अब क्या बोलता है, अब बोलता है इसमें से 1 सेंटीमीटर काट लिया गया, मतलब यहां से ये 1 सेंटीमीटर हो गया, मैंने पकड़ लिया, इधर से भी ये 1 सेंटीमीटर हुआ। तो ऐसे इसे काटा जा रहा है, इसलिए हमने एक एक लिख दिया। अब जब एक एक लिख दिया तो हमने, अब देखो इसको काटेंगे तो ऐसे ही दिखेगी ना। इसको हमने जैसे यहां का ले लिया है, ये ओ जी एफ, ठीक है ना। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, पकड़ लो, ये ओ है, ये जी है और ये एफ है। मतलब ये पोर्शन हमने बताया है, इस त्रिभुज को हमने लिया है। तो ये बेसिकली क्या है कि हम इस तरह बोल रहे हैं, ये इसने काट दिया है तो हमने काटने का इस तरह बना दिया। अब देखो ये अष्टभुज बन गया, 8 भुजा वाली एक बन गया है। इसका परिधि और हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले हम क्षेत्रफल को निकालते हैं। तो देखो ये जीओएफ त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है और इसकी अगर क्षेत्रफल निकालना है, ये भी एक है, ये भी एक है, जो यहां पे दिया हुआ है, ठीक है ना सर। 1 सेंटीमीटर कर काटा जाता है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होता है आधार गुने, सॉरी 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, चारों कटे हुए का देखो 1/2, आधार कितना है 1 है, ऊंचाई भी कितना है 1 है, और ये संख्या में कितने हैं, ये 4 है, तो हमने 4 लिखा। तो बराबर क्या हुआ, ये 2 वर्ग सेंटीमीटर हो गए। ये 2 वर्ग से इसकी जो क्षेत्रफल है, ये काटा हुआ पोर्शन जो है इसका क्षेत्रफल क्या है, 2 वर्ग सेंटीमीटर। अब वर्ग के अगर हम जो वर्ग का क्षेत्रफल से, अगर हम इस वर्ग के क्षेत्रफल से ये चारों भागों का हम क्षेत्रफल निकाल देते हैं तो हमें अंदर के अष्टभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो हमने 4.5 स्क्वायर -2 किया, 4.5 स्क्वायर -2 जब हमने किया तो हमें जो मिला वो क्या मिला, वो हमें मिला टोटल आपका
18.25 सेंटीमीटर। अब 18.25 सेंटीमीटर आपका हमें मिला, ठीक है। और हम जब इसको काटते हैं, ठीक है, अब हमें अगर इस अष्टभुज की परिधि को निकालना है तो हम बड़ी सिंपल सी एक दिमाग में बात निकालते हैं, ठीक है। ये अष्टभुज की अगर परिधि हमें निकालना है तो अगर मैं 1.2 और 1 और 1 काट देता हूं तो क्या होगा, तो हमारे पास 2.5 होगा। 2.5 का अगर हम ये करते हैं, 4 गुना करते हैं, तो हमारे पास जो जवाब होगा, सीधी बात है, ये थोड़ा सा 1 मिनट में एक सिंपल लॉजिक से मैं बिना फॉर्मूला के इस्तेमाल करते हुए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ा सा समझ जाइए आप इसे। हाँ, ये देखिए, ये 4.5 सेंटीमीटर एलएम बोला हुआ है, ठीक है ना। एलएम अगर 4.5 सेंटीमीटर है, इसमें से अगर 1 सेंटीमीटर काट दिया तो कितना हुआ, 2 पॉइंट आपका 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, मतलब ये चार को आप जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। अब देखिए प्लस ये एक और ये एक है, तो 10 प्लस आपके पास सेंटीमीटर होगा, तो 10 प्लस 4√2 सेंटीमीटर, 18.25 तो दिया ही हुआ है, मतलब आपका 2 नंबर इसका जवाब होगा। तो सॉरी, ये इस तरह से इस सवाल का जवाब जो है आपका ये 2 नंबर, ये 3 नंबर वाला होगा, ये आपका जवाब होगा। तो देखिए फिर से मैं बोलता हूं कि परिधि कैसे निकाला हमने। परिधि जब निकाला हमने सिंपल का क्या किया कि चूंकि ये 4.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो हम ऐसे ही जान सकते हैं परिधि तो यहां से चलता हुआ कोई रेखा गया होगा ना। परिधि तो इसका बना कैसे होगा, ऐसे बना होगा, ये परिधि ऐसे ही बना होगा ना इसकी परिधि। तो ये परिधि जो अगर हम निकालेंगे तो देखो 4.5 का 2 अगर मैं काट देता हूं, ये एक एक कट गया तो ये 2.5 हो गया, और 2.5 को अगर हम 4 से गुणा करेंगे, मतलब ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, इतना ही जोड़ते हैं तो ये 10 हो जाता है। हमारे पास दो ही तो विकल्प है, 5√2 सेंटीमीटर और 10 प्लस 4√2, तो हमें समझ में आ जाता है ये पोर्शन तो हमारा 10 सेंटीमीटर हो गया। अब इसका क्या होगा, ये जो पोर्शन है, फिर ये जो पोर्शन है, तो नेचुरली ये पोर्शन प्लस करेगा ना, तो इसके लिए यही इसका उत्तर होगा। मैंने जानबूझ के इसको थोड़ा सा बढ़ाया है, और एक्चुअली टाइपिंग में ये परिधि को बोलना मेरा रह गया था, तो मुझसे इसे बुझवानी आपको बताया। तो आशा करता हूं कि आप संपूर्ण रूप से चीजों को समझ चुके होंगे। आपने समय दिया, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही बोलना चाहूंगा कि दोस्तों को शेयर करें, और चूंकि परीक्षा दिसंबर में होने वाली है, इसके लिए थोड़ा सा सजग हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।